मैं शिवमन सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेस्टिंग पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सीआरपीसी के चैप्टर 24 के ऊपर चर्चा करूंगा। चैप्टर 24 है जनरल प्रोविज़न एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल। इसमें हमने पिछले लेक्चर में कुछ सेक्शन के ऊपर चर्चा की थी चैप्टर 24 के। आज मैं आपको 311 से लेकर के 327 तक के सेक्शन के ऊपर चर्चा करूँगा। सेक्शन 311 पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट, यानी कोई मटेरियल विटनेस उसको सम्मन करने की पावर की बात करता है, और कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में प्रेजेंट है तो उसको एग्जामिनेशन की बात करता है। एनी कोर्ट में एंड एनी स्टेज ऑफ एन इंक्वायरी और ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोर्ट summon any person as a witness or examine any person in attendance through not summon as a witness or recall or re-examine any person already examined, and the court shall summon and examine or recall or re-examine any such person if he his if his evidence appear to be essential to be just decision of the case। कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई के किसी प्रकरण में साक्षी के तौर पर सम्मन कर सकता है किसी व्यक्ति को, या यदि कोई ऐसा व्यक्ति हाजिर है तो वह साक्षी के रूप में सम्मन न किया गया हो तो भी परीक्षा कर सकेगा। जिसकी पहली परीक्षा हो चुकी है उसको पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है। यदि न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो ऐसे व्यक्ति को सम्मन करेगा और परीक्षा करेगा, या पुनः बुलाएगा और पुनः पूरा परीक्षा करेगा। ये सेक्शन 11 जो है न्यायालय को एक ऐसी पावर देता है, यदि उसे लगता है कि किसी व्यक्ति को जिसके सम्मन करने से उस अपराध के विषय में कोई इसको साक्ष्य मिल सकता है, तो वो व्यक्ति चार्जशीटेड हो या ना हो फिर भी इसको सम्मन किया जा सकता है। अब इसके अगले सेक्शन के ऊपर हम चलेंगे। अगला सेक्शन इसका है सेक्शन 312 एक्सपेंस ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस। एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस subject to any rules made by the state government, any criminal court may, if he think fit, order payment on the part of the government of the reasonable expenses of any complainant or witness attending for the purpose of inquiry, trial or other proceeding before such court under this court। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, क्योंकि राज्य सरकार खर्चों के लिए नियम बना देता है, यदि कोई दंड न्यायालय ठीक समझता है तो ऐसे न्यायालय के समक्ष इस संहिता के अधीन किसी जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन से हाजिर होने वाले किसी परिवादी या साक्षी को उचित व्यय के राज्य सरकार द्वारा दिए जाने के लिए आदेश दे सकता है। यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि यदि न्यायालय ठीक समझे, तो ये न्यायालय की डिस्क्रिशनरी पावर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक केस में न्यायालय जो है खर्चा उपलब्ध नहीं कराएगा। जिस केस में न्यायालय ठीक समझता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर कर देगा। अगला सेक्शन है पावर टू एग्जामिन द एक्यूज इफ एनी इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग द एक्यूज पर्सनली टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टेंसेस appearing in the evidence against him, the court may at any stage without previously warning the accused put such question to him as the court consider necessary, shall after the witness for the prosecution have been examined and before he is called for his defense question him generally on the case। प्रत्येक जांच या विचारण में इस प्रोविजन से कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर दे। न्यायालय तो जो ए में दिया गया है
ये 313 की अलग पावर है और बी में दिया गया है वो 313 की अलग पावर है। ए में ये कह दिया गया है कि किसी भी प्रकरण में अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना उससे ऐसे प्रश्न कर सकता है जो न्यायालय आवश्यक समझे। बी में कह दिया गया है कि अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा किए जाने के पश्चात, यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस पेश किए जाने के पश्चात और अभियुक्त से अपनी प्रतीक्षा करने की अपेक्षा किए जाने पूर्व, यानी डिफेंस विटनेस से पहले, उस मामले में उससे साधारणता प्रश्न करेगा। परंतु provided that in some case where the court had dispensed with the person attendance of the accused, it may also dispense with his examination under class B। परंतु सम्मन मामले में जहां न्यायालय ने अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे रखी है, यानी कि उसकी पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर रखा है, तो वह क्लास बी के अधीन होने वाली उसकी परीक्षा, यानी 313 की जो परीक्षा उसकी जो क्लास बी में दी गई है, यानी सेक्शन 1 के क्लास बी में दी गई है, उसकी परीक्षा से उसको मुक्ति दे सकता है। अदरवाइज सारे ट्रायल में 313 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आवश्यक है और वो होता ही होता है। क्लास 2 में कह दिया गया नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द एक्यूज व्हेन ही एग्जामिन अंडर सब सेक्शन 1। जब अभियुक्त को उपधारा के 1 के अधीन परीक्षा की जाती है तब उसे कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी। क्लास 3 में कहा गया है द एक्यूज शैल नॉट रेंडर हिमसेल्फ लायबल टू पनिशमेंट फॉर रिफ्यूजिंग टू आंसर सच क्वेश्चन और बाय गिविंग फॉल्स आंसर टू देम। अभियुक्त ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने से या उनका मिथ्या उत्तर देने से दंडनीय नहीं होगा। यानी कि 313 की जब एग्जामिनेशन होगी, अगर अभियुक्त जो है किसी क्वेश्चन को देने से इनकार करता है या उसका आंसर गलत दे देता है तो वो दंडनीय नहीं होगा। अब इसका क्लास 4 कहता है द आंसर गिवन बाय द एक्यूज में बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल एंड पुट इन एविडेंस फॉर अगेंस्ट हिम इन एनी अदर इंक्वायरी इनटू और ट्रायल फॉर एनी ऑफेंस विच सच आंसर में टेंड टू शो ही वॉज कमिटेड। अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तर पर इस जांच या विचारण में विचार किया जा सकता है और किसी अन्य ऐसे अपराध का जिसके द्वारा किया जाना दर्शाने की उन उत्तरों की प्रवृत्ति हो, किसी अन्य जांच या विचारण में ऐसे उत्तरों को उनके पक्ष में या उसके विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर रखा जा सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अभियुक्त द्वारा जो उत्तर दिए गए हैं उसको इंक्वायरी और ट्रायल में इस पर विचार किया जाएगा और अगर वो उत्तर जो है किसी अन्य अपराध को शो करते हैं या अन्य अपराध को दर्शाने की प्रवृत्ति रखते हैं तो ये उसके विरुद्ध एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लास 5 में कह दिया गया है द कोर्ट में टेक हेल्प इन प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस काउंसिल इन प्रिपेयरिंग रेलेवेंट क्वेश्चन विच आर टू बी पुट to the accused and the court may permit filing a written statement by the accused as sufficient compliance of this section। न्यायालय उन सुसंगत प्रश्नों को जो अभियुक्त के समझ किए जाने हैं इसको तैयार करने में अभियोजक और प्रतिरक्षा अधिवक्ता की सहायता ले सकेगा और न्यायालय इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के अभियुक्त द्वारा लिखित कथन दाखिल करने की अनुज्ञा भी दे सकेगा। यानी कि जब न्यायालय इस तरह के रेलिवेंट क्वेश्चन की बात करेगा तो वो रेलिवेंट क्वेश्चन क्या होंगे या क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए प्रोसिक्यूशन का जो एडवोकेट है और डिफेंस का जो एडवोकेट है उनकी मदद न्यायालय ले सकता है। उनसे कह सकता है कि आप अपने सुझाव दीजिए कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न लेने चाहिए। इसके अलावा जो है जब अभियुक्त की बात आएगी तो अभियुक्त को ओरल के अलावा वो चाहे तो रिटर्न स्टेटमेंट भी अपना दाखिल करने की परमिशन दे सकता है। सेक्शन 314 जो है ओरल आर्ग्यूमेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात करता है, यानी मौखिक बहस और बहस के ज्ञापन की बात करता है। एनी पार्टी टू ए प्रोसीडिंग में एज सुन एज मे बी आफ्टर द क्लोज ऑफ हिज एविडेंस एड्रेस कंसाइंस ओरल आर्ग्यूमेंट एंड मे बिफोर ही कंक्लूड द ओरल आर्ग्यूमेंट इफ एनी सबमिट ए मेमोरेंडम टू द कोर्ट setting forth concisely and under distinct heading the argument in support of his case and every such memorandum shall part of the record। कार्रवाई का कोई पक्षकार अपने साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र
संक्षिप्त मौखिक बहस कर सकता है और अपनी मौखिक बहस यदि कोई हुई हो और पूरी करने से पूर्व न्यायालय को एक ज्ञापन दे सकता है जिससे उसके पक्ष के समर्थन में तर्क संक्षेप में और शुभिन्न शीर्षक में दिए जाएं और ऐसा प्रत्येक ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा। यानी कि जब प्रोसीडिंग समाप्त हो जाती है तो जब प्रोसीडिंग समाप्त हो जाने के बाद कोर्ट जो है ओरल आर्गुमेंट की परमिशन देगा और जो ओरल आर्गुमेंट होगा उसका ज्ञापन जो होगा वो अभिलेख का भाग माना जाएगा। ए कॉपी ऑफ एवरी सच मेमोरेंडम शैल बी सिमल्टेनियसली फर्निश्ड टू बी अपोजिट पार्टी। अब प्रत्येक ऐसे ज्ञापन की जो प्रतिलिपि होगी उसी समय विरोधी पक्षकार को भी दी जाएगी। नो एडजर्नमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग shall be granted for the purpose of filing the written argument unless the court, for reason to be reduced in writing, considered it necessary to grant such adjournment. कार्रवाई का कोई स्थगन लिखित बहस फाइल करने के प्रयोजन के लिए तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक ऐसे कारणों को लेखबद्ध किए जाएंगे और ऐसा स्थगन मंजूर करना आवश्यक होगा। यानी कि जब कोई कार्रवाई समाप्त हो जाएगी तो शीघ्र अतिशीघ्र उसको अपनी रिटर्न बहस करनी होती है डिफेंस एडवोकेट को। मान लीजिए एडवोकेट साहब ये कहते हैं कि नहीं साहब हमको जो है समय दे दिया जाए बहस के लिए, तो उस कंडीशन में उनको जब भी समय न्यायालय देगा तो उसका रीजन लिखिएगा और जब समय देना बहुत आवश्यक होगा तभी उसका एडजर्नमेंट मंजूर करेगा। The court may, if it is opinion that the oral argument not concise or relevant, regulate such argument. यदि न्यायालय की राय है मौखिक बहस संक्षिप्त या सुसंगत नहीं है तो ऐसी बहस को विनियमित कर सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपको मौखिक बहस करनी है और वो मौखिक बहस संक्षिप्त और रेलिवेंट होनी चाहिए, यानी कंसाइज फॉर्म में होनी चाहिए और रेलिवेंट होनी चाहिए। मान लीजिए वो आप बहुत विस्तृत बहस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में न्यायालय को ये पावर है कि वो चाहे तो आपकी इस बहस को रेगुलेट कर सकता है, यानी कि उतनी चीज़ों को अपने रिकॉर्ड पर लेगा जितनी वो आवश्यक समझे। एक्यूज सेक्शन 315 एक्यूज पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस, यानी अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होने की बात करता है। एनी पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस बिफोर ए क्रिमिनल कोर्ट शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस एंड मे गिव एविडेंस ऑन ओथ in disapprove of charges made against him or any person charged together with him at the same trial. कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए किसी दंड न्यायालय के सामने अभियुक्त है प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा और वह अपने विरुद्ध उसी विचार या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोप को न साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। तो यहाँ पर 315 की क्लास 1 में ये बात बताई गई है कि नॉर्मली जो होता है एक्यूज जो होता है वो विटनेस नहीं होगा क्योंकि उसी के विरुद्ध जो है मुकदमा फाइल किया गया है, लेकिन 315 में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि यदि एक्यूज अपनी लिखित प्रार्थना करे रिटर्न एप्लीकेशन कोर्ट को दे तो 315 सब क्लास 1 में वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस हो जाएगा और वो अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों में या अपने साथ के किसी सही अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को न साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। प्रोवाइडेड दैट, अब नीचे एक प्रोविजन लिखा हुआ है, ही शैल नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस एक्सेप्ट ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट इन राइटिंग। यहाँ प्रोविजन में एक बात बहुत जोर देके कही गई है जो कि शैल का इम्प्लीजन है कि वह स्वयं अपनी लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के ऊपर नहीं बुलाया जाएगा। यानी 315 की जो पावर है वो एक्यूज की एप्लीकेशन पर ही 315 का उपयोग किया जाएगा, अदरवाइज न्यायालय यदि चाहे तो वो 315 का उपयोग नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल जब तक एक्यूज जो है प्रार्थना पत्र अपनी राइटिंग में अपनी रिक्वेस्ट को जो है राइटिंग में नहीं देगा। हिज फेलियर टू गिव एविडेंस शैल नॉट मेड द सब्जेक्ट टू एनी कमेंट by any of the parties of the court or give rise to any presumption against himself or any person charged together with him at the same trial. उसका स्वयं साक्ष्य न देना पक्षकार में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी टिप्पणी का विषय न बनाया जाएगा
ना ही उसके या उसके विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अवधारणा की जाएगी। मान लीजिए 315 की एप्लीकेशन देने के बाद भी एक्यूज जो है साक्ष्य नहीं दे पाता है, या देने से उसका मूड उसका उसका जो है विचार उसने बदल गया उसका, तो उस कंडीशन में न्यायालय उस पर कोई टिकल टिप्पणी नहीं करेगा और ना ही उसके विचारण में कोई उसके खिलाफ कोई एडवर्स प्रिजम्पशन कर लेगा। यहाँ इस क्लास बी में ये बात कह दी गई है। अब किसका क्लास 2 है कि एनी पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड इन एनी क्रिमिनल कोड अंडर सेक्शन 19, 107, 108, 109, 110 और चैप्टर 9 और अंडर पार्ट बी सी डी और चैप्टर 10 में ऑफर हिमसेल्फ एज ए विटनेस इन सच प्रोसीडिंग। कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध दंड न्यायालय में धारा 98, 107, 108, 109, 110 के अधीन या अध्याय 9 के अधीन या अध्याय 10 के भाग खा गा घा के अधीन कार्रवाई संस्थित की जाती है, तो ऐसी कार्रवाई में भी वो अपने आप को सक्षम साक्षी के रूप में पेश कर सकता है। यानी कि सेक्शन 98, 107 से लेकर के 110, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 के भाग खा गा घा में 315 का उपयोग एक्यूज जो है कॉम्पिटेंट विटनेस के रूप में कर सकता है। परंतु प्रोवाइडेड दैट इन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 108, 9, 10 and failure of such person to give evidence shall not be made the subject of any comment by any of the party to the court or give right to the presumption against him or any other person proceeds against together with him at the same inquiry। परंतु धारा 108, 109 और 110 के अधीन कार्रवाई में किसी व्यक्ति द्वारा साक्ष्य न देना पक्षकार में से किसी के द्वारा न्यायालय द्वारा किसी टीका टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा और ना ही उसके या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उसी जांच में किसी व्यक्ति के साथ कार्रवाई की गई है या कोई अवधारणा की जाएगी। यहाँ पर वही पहले वाली बात को दोहराया गया है कि यदि सेक्शन 108, 109, 110 के अधीन यदि कोई व्यक्ति जो है यदि अभियुक्त जो है अपना बयान नहीं दे पाता है तो उस पर कोई न्यायालय कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा और ना ही उसके विरुद्ध कोई एडवर्स प्रिजम्पशन लेगा। सेक्शन 316 जो है बात करता है नो इन्फ्लुएंसेस टू बी यूज टू इंड्यूस डिस्क्लोजर एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 306 एंड 307। नो इन्फ्लुएंस बाय मीन्स ऑफ एनी प्रॉमिस और थ्रेट और अदरवाइज shall be used to the accused person to induce him to disclose or without any matter within his knowledge। प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाना। धारा 306 और धारा 307 में जैसा कि उपबंधित है उसके सिवाय किसी वचन या धमकी द्वारा अन्यथा कोई असर अभियुक्त व्यक्ति पर इस उद्देश्य नहीं डाला जाएगा कि वह अपनी जानकारी किसी बात को प्रकट करे या करने के लिए उत्प्रेरित करे। सेक्शन 306 और 307 इसके अपवाद है। सेक्शन 306 और 307 में इस तरह का प्रलोभन दिया जाता है कि उसी प्रलोभन के आधार पर जो है एक्यूज को क्षमादान भी दिया जाता है कि अगर वो अपराध से संबंधित विशिष्टियाँ जो है न्यायालय को 100% सही बताएगा तो उनको शर्तों के साथ क्षमादान दे दिया जाता है। ये उस कंडीशन में 306, 307 का उपयोग किया जाता है जहाँ पर उसके पास कोई विटनेस नहीं होती है और उसमें कोई एक्यूज कोई है। यहाँ पर 306 और 307 को जो है अपवाद के तौर पर बताया गया कि इनको 306 और 307 को छोड़ करके अन्य किसी कार्रवाई में या अन्य किसी अपराध में किसी कार्रवाई में किसी वचन या धमकी या असर से कोई अभियुक्त व्यक्ति पर जो है इस उद्देश्य नहीं डाला जाएगा कि वो अपनी जानकारी को प्रकट करे या प्रकट करने के लिए उत्प्रेरित नहीं किया जाएगा। सेक्शन 317 पर चलते हैं। सेक्शन 317 है प्रोविजन फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच विचारण किए जाने का उपबंध है। एनी क्लास 1 इसका ये कहता है एट एनी स्टेज ऑफ एन इंक्वायरी और ट्रायल अंडर द कोड इफ द जज और मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड दैट द personal attendance of the accused before the court is not necessary in the interest of justice or that the accused persistently disturb the proceeding in court, the judge or magistrate may
if the accused is represented by a pleader, dispense with the attendance and proceeds with such inquiry or trial in the absent, and may at any subsequent stage of the proceeding direct the personal attendance of such accused. क्या कहता है 317? इसका हिंदी वर्जन समझने का प्रयास करते हैं। इस संहिता के अधीन जांच या विचारण के किसी भी क्रम में, यानी ट्रायल की किसी भी स्टेज पर या इंक्वायरी की किसी भी स्टेज पर, यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश कहाँ होते हैं? न्यायाधीश सेशन कोर्ट में होते हैं। और मजिस्ट्रेट कहाँ होते हैं? मजिस्ट्रेट जो है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होते हैं। तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट दोनों की बात कर रहा है। न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उन कारणों से जो लिखे जाए, यानी कि अभिलिखित कारण से, यानी कि रिटन रीजन से, यदि उनको समाधान हो जाता है कि न्यायालय के समझ अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी न्याय के हित के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट को और जज साहब को ये इस बात के लिए सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि पर्सनल अटेंडेंस एक्यूज की नेसेसरी नहीं है, या अभियुक्त न्यायालय की कार्रवाई में बार बार बाधा डाल रहा है, तो दो कंडीशन है। एक, जब समाधान हो जाए कि एक्यूज की पर्सनल अटेंडेंस नेसेसरी नहीं है, यानी कि एक्यूज की हाजिरी आवश्यक नहीं है, और या फिर एक्यूज बार बार न्यायालय की कार्रवाई में बाधा डाल रहा है, तो ऐसे अभियुक्त का प्रतिनिधित्व यदि प्लीडर द्वारा किए जाने की दिशा में, वहाँ न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से ऐसे अभिमुक्ति दे सकता है और उसकी अनुपस्थिति में ऐसे जांच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है, और कार्रवाई के किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम में ऐसे अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी का निर्देश भी दे सकता है। यानी कि अगर किसी अभियुक्त की पर्सनल अटेंडेंस उसको डिस्पेंस किया गया है और आगे किसी स्टेज में उसकी आवश्यकता है एक्यूज की हाजिरी की, तो सब्सिक्वेंटली उसे आदेश देकर पुनः जो है हाजिर कर सकता है न्यायालय में। क्लास 2 इसका ये कहता है, यदि किसी मामले में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा नहीं किया जा रहा है, यह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का विचार है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक है, तो यदि वह ठीक समझे उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, वो या तो ऐसी जांच या विचारण स्थगित कर सकता है या आदेश दे सकता है कि अभियुक्त का मामला अलग से लिया जाए या विचारित किया जाए। मान लीजिए कि ऊपर जो परिस्थितियाँ 2 प्रतिशत दी गई थी कि एक तो जब न्यायालय को समाधान हो जाता है कि अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, दूसरी परिस्थिति जो क्लास 1 में दी गई थी कि अभियुक्त जो है बार बार कार्रवाई में विघ्न डाल रहा है। अब क्लास 2 में इसका जो है दूसरी बातें बताई गई, उसमें ये कह दिया गया है, अगर न्यायालय को ये लगता है कि नहीं साहब पर्सनल अटेंडेंस एक्यूज की जरूरी है और एक्यूज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसी एडवोकेट के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो न्यायालय 2 चीज़ें कर सकता है। एक तो वो प्रोसीडिंग को स्थगित कर सकता है, यानी सस्पेंड कर सकता है, या फिर अभियुक्त के लिए अलग फाइल बना देगा, अलग उसका मामला कर लिया जाएगा। अब हम अगले सेक्शन की ओर बात करते हैं। सेक्शन 318 जो है 318 है, प्रोसीजर वेयर एक्यूज्ड डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग। इफ द एक्यूज्ड though not of unsound mind cannot be made to understand the proceeding, the court may proceed with the inquiry or trial, and in case of court other than a high court, if such proceeding result in a conviction, the proceeding shall be forwarded to the high court with a report to the circumstances of the case, and the high court shall pass thereon such order as he thinks fit। सेक्शन 318 में इस बात की चर्चा की गई है कि यदि अभियुक्त जो है कार्रवाई को समझता नहीं है तो क्या प्रक्रिया न्यायालय अपनाएगा। यदि अभियुक्त विकर्षित न होने पर भी ऐसा है कि ऐसी कार्रवाई समझाई नहीं जा सकती है, तो न्यायालय जांच या विचारण में अग्रसर हो सकता है, और उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की दिशा में यदि ऐसी कार्रवाई का परिणाम दोष सिद्धि है, तो कार्रवाई को मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ साथ उच्च न्यायालय भेज दिया जाएगा और उच्च न्यायालय पर ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे। क्या कह रहा है 318 ये कह रहा है कि मान लीजिए कि अभियुक्त जो है विकर्षित नहीं है, लेकिन फिर भी वो कार्रवाई नहीं समझ रहा है, तो न्यायालय इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज में क्या करेगा, वो कार्रवाई को आगे बढ़ा देगा।
यानी कार्रवाई उस पर करता जाएगा, करेगा। समझ रहा तो भी, नहीं समझ रहा तो भी वो कार्रवाई करेगा। लेकिन यदि ऐसी कार्रवाई का परिणाम दोषसिद्धि है तो इसमें रिपोर्ट बना करके वो हाई कोर्ट को भेज देगा और हाई कोर्ट पर जैसा आदेश देगा जैसा वैसा वो ठीक समझेगा। क्योंकि अगर दोष मुक्ति है इसका परिणाम और वो कार्रवाई करता है तो भी तो एक्यूज के साथ कार्रवाई, मान लीजिए नहीं भी समझ रहा है एक्यूज, तो भी इसके साथ अन्याय नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर न्यायालय की कार्रवाई जस्टिफाइड हो जाएगी। लेकिन अगर उसका परिणाम दोषसिद्ध है और कार्रवाई वो नहीं समझ रहा है तो उसके साथ अन्याय हो सकता है। तो इसलिए न्यायालय क्या करेगा, वो मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट तैयार करके हाई कोर्ट को भेज देगा और हाई कोर्ट उसमें जैसा आदेश देगा वैसा वो करेगा। यानी ये यहाँ पर वो अपने हाई कोर्ट की राय के अनुसार ही काम करेगा। सेक्शन 319 पावर टू एक्यूज अगेंस्ट अदर पर्सन अपेयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। क्लास 1 है, where in the course of an inquiry or trial of offence it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offence for which such person could be tried together with the accused, the court may proceed against such person for the offence which he appears to have committed। जहाँ किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से ये प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए किसी व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहाँ न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है कार्रवाई कर सकता है। ये सेक्शन 319 के क्लास 1 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें यह बताया गया है कि इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज पर यदि न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे साक्ष्य आते हैं जिनसे न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो उस इंक्वायरी और ट्रायल में अभियुक्त नहीं है लेकिन उसका जो है साथ में विचारण करना आवश्यक है, तो न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। क्लास 2 में कहा गया है, वेयर सच पर्सन इज नॉट अटेंडिंग द कोर्ट में ही मे अरेस्टेड और समन एज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस में रिक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ सेट। जहाँ ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है वहाँ पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उस मामले की परिस्थिति की अपेक्षा अनुसार गिरफ्तार या समन किया जा सकता है। Any person attending the court, although not under arrest or upon a summon, may be detained by such court for the purpose of inquiry into or trial of the offence which he appear to have committed। कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या सम्मन किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या सम्मन न किए जाने पर भी न्यायालय पर हाजिर है, तो ऐसा न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए जिसका द्वारा किया जाना प्रतीत होता है जांच या विचारण के लिए प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया सकता है। क्लास 2 में ये कह दिया गया है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध उसको साक्ष्य प्रतीत होते हैं उसकी गिरफ्तारी कर सकता है और उसको सम्मन या वारंट भेजा जा सकता है। क्लास 3 में कह दिया गया है कि अगर मान लीजिए उसको सम्मन या वारंट नहीं किया गया तब भी वो व्यक्ति न्यायालय में किया गया है, तो न्यायालय क्या करेगा, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध उसे साक्ष्य लेना या उसको अभियुक्त होना या उसके साथ साथ विचारण करना उसे साथ में आवश्यक महसूस होता है, जैसा कि 319 क्लास 1 में बताया गया है, तो उस व्यक्ति को तत्काल वही न्यायालय में डिटेन कर दिया जाएगा, निरुद्ध कर दिया जाएगा। Where the court proceed against any person under subsection 1, then the proceeding in respect of such person shall be commenced afresh and the witness reheard। उस व्यक्ति के बारे में कार्रवाई फिर से प्रारंभ की जाएगी और साक्षियों को फिर से बुलाया जाएगा। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए, द केस में प्रोसीड एज इफ सच पर्सन had been an accused person, the court took cognizance of the offence upon the inquiry or trial was commenced। खंड का के उपबंधों के अधीन रहते हुए मामले में ऐसे कार्रवाई की जा सकती है मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान किया था जिन पर जांच या विचारण प्रारंभ किया। यानी खंड का के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति के बारे में
ऐसे कार्रवाई की जा सकती है जैसे वो पहले से अभियुक्त था और जब न्यायालय ने अपराध का संज्ञान किया था या फिर जांच या विचारण किया गया था। तो क्लास 4 जो है हमें इस बात से अवगत कराता है कि यदि कोई व्यक्ति एज ए एक्यूज 319 में समन किया जाता है तो उस कंडीशन में क्लास ए में कह दिया गया है कि उसके क्लास 4 के ए पार्ट में कह दिया गया है कि जो एविडेंस पहले से सुने जा चुके हैं उनको पुनः बुला लिया जाएगा और इस नए एक्यूज के खिलाफ कार्रवाई ऐसे ही की जाएगी जैसे मान लीजिए जब न्यायालय ने अभियुक्त का अपराध का संज्ञान लिया था या फिर जांच या विचारण का प्रारंभ किया था। अब मैं चलता हूँ सेक्शन 320 पर। सेक्शन 320 जो है वो कंपाउंडिंग की बात करता है, यानी कौन से ऐसे अपराध हैं जिन पर जो है कंपाउंडिंग की जा सकती है। तो सेक्शन 320 में क्लास 1 में एक टेबल दे रखी है और क्लास 2 में दूसरी टेबल दे रखी है। क्लास 1 की जो टेबल है उसमें उन अपराधों को शमन करने के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक नहीं है, लेकिन क्लास 2 में जो टेबल में जो अपराध दिए गए हैं उसमें जो है उन अपराधों का शमन करने के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। समन कौन कर सकता है? ये जो क्लास 1 में जो है जो टेबल दे रखी है उसमें 3 कॉलम दिए गए हैं। थर्ड कॉलम में जो व्यक्ति जिनका उल्लेख किया गया है वही संबंध कर सकते हैं और यही परिस्थिति क्लास 2 में दी गई टेबल में भी है। तो नीचे दी गई सारणी में प्रथम 2 स्तंभों में आईपीसी की धाराओं के अधीन अपराध का संबंध तृतीय स्तंभ में उल्लेखित व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। ये ऐसा क्लास 1 कहता है और नीचे इसकी डिटेल जो है ऑफेंसेस की जो टेबल दे रखी है ये आपको स्वयं रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं उसको बताऊंगा तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्लास 2 में जो इसकी टेबल दे रखी है उसमें भी यही कहा गया है कि नीचे दी गई सारणी के प्रथम 2 स्तंभों में दंडनीय अपराधों का शमन न्यायालय की अनुज्ञा से इसमें जिसके समक्ष अभियोजन लंबित है तृतीय स्तंभ में उल्लेखित व्यक्ति के द्वारा किया सकता है। यानी कि जो क्लास 2 की टेबल में जो अपराध दिए गए हैं वो अपराध को जो कंपाउंडिंग होगी वो कोर्ट की परमिशन होगी और ये कोर्ट वही कोर्ट होगी जिस न्यायालय में वो मुकदमा चल रहा है, यानी कि जिस न्यायालय में अभियोजन जो है पेंडिंग है। अब क्लास 3 इसका ये कहता है जब कोई अपराध इस धारा के अंतर्गत शमनीय है तो ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न वहाँ अभियुक्त धारा 34 और धारा 149 के अंतर्गत दायी है तो शमन किया जा सकता है। यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 के जो टेबल में जो अपराध दिए गए हैं उन अपराधों को दुष्प्रेरण या प्रयत्न या फिर सेक्शन 34 और सेक्शन 149 के अंतर्गत जो अपराध है उनका भी शमन किया जा सकता है, यानी कंपाउंडिंग की जा सकती है। सेक्शन 4A कहता है कि जब कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता कि 18 वर्ष से कम है, जड़ या पागल है, तो जो व्यक्ति उसकी ओर से संविदा करने के लिए सक्षम है न्यायालय की अनुज्ञा से अपराध का शमन करेगा। यानी सेक्शन 4A ये बात कहता है कि कोई व्यक्ति यदि माइनर है, जड़ है या पागल है, यानी कि अनसाउंड माइंड है, तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति ऐसे माइनर या ऐसे अनसाउंड माइंड की तरफ से संविदा करने के लिए कॉम्पिटेंट व्यक्ति है वो न्यायालय की अनुमति से सम्मन कर सकता है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि उनके परिवार का कोई सदस्य होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ इतनी सी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि उस व्यक्ति की तरफ से संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और क्लास 20 का कहता है जब अभियुक्त विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाता है, जब वह दोषित कर दिया जाता है और अपील लंबित है तो वह अपराध का शमन न्यायालय की इजाज़त के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसके वो सुपुर्द है या जिसके समझ अपील सुनी की गई है। यानी जब अभियुक्त का कमिटल हो गया है और उसको दोषित कर दिया गया है और उसकी अपील लंबित है
तो इस कंडीशन में अगर कंपाउंडिंग होनी है तो अपीलेट कोर्ट की परमिशन से ही कंपाउंडिंग होगी। क्लास 6 में ये कह दिया गया, धारा 401 के अधीन पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट किसी व्यक्ति को अपराध का सम्मान करने की अनुज्ञा दे सकता है। इसका सम्मान करने के लिए इस धारा के अधीन वो सक्षम है। यानी क्लास 6 जो है कंपाउंडिंग की पावर जो है रिवीजन कोर्ट को भी जो है देने की बात कहता है। यानी जिस कोर्ट में किसी अपराध का आप रिवीजन दाखिल कर रहे हैं, चाहे वो सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसको भी कंपाउंडिंग की पावर है। क्लास 7 ये कहता है, यदि अभियुक्त पूर्व दोषसिद्धि के कारण किसी अपराध के लिए वर्धित दंड या भिन्न किसी के दंड से दंडनीय है तो ऐसे अपराध का शमन नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को प्रीवियसली कन्विक्टेड किया गया है और वो दंडित किया गया था और उसके पुनः उसने अपराध किया तो ऐसे अपराधी का जो सम्मान जो है नहीं किया जाएगा, शमन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर क्रिमिनल हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। क्रिमिनल हिस्ट्री का मतलब होता है कि एक से अधिक अपराध किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोपित किए गए हों। लेकिन यहाँ पर प्रीवियस कन्विक्शन की बात कह रहा है। ये बात ध्यान दें कि अगर कोई प्रीवियसली किसी अपराध में कोई व्यक्ति कन्विक्ट कर दिया गया है और उसी मात्रा का अपराध जो है या उससे अधिक मात्रा का अपराध जो है फिर उसने करा, तो उस कंडीशन में उसको जो है कंपाउंडिंग का लाभ नहीं मिलेगा। अपराध के सम्मान का प्रभाव जो है दोष मुक्ति होगा। अपराध का सम्मान इस धारा के बंधनों के अनुसार ही अनुपालन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अब हम इसके अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। इसका जो अगला सेक्शन है वो विथड्रॉल और प्रोसिक्यूशन की बात करता है। The public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of a cause may, with the consent of the court, at any time before the judgment is pronounced, withdraw from the prosecution of any person, either generally or in respect of any one or more of the offence for which he is tried, and upon such withdrawal, किसी मामले का भार साधक, कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुने जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को या तो साधारणता या उन अपराधों में किसी एक या अधिक के बारे में जिसके लिए व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है। और ऐसे वापस किए जाने के पूर्व यदि आरोप विवेचित किए जाने से पहले किया जाता है तो ऐसे अभियुक्त ऐसे अपराध या अपराध के बारे में उन्मोचित कर दिया जाएगा। यदि आरोप विवेचित करने के पश्चात किया जाता है तो इस संहिता द्वारा कोई आरोप अपेक्षित नहीं किया जाएगा, तब किया जाएगा कि अपराध के बारे में दोषमुक्त कर दिया जाएगा। क्या कह रहा है 321? अभियोजन वापस लेने की बात कह रहा है। कौन वापस लेगा? भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक। कब लेंगे? निर्णय सुने जाने के पूर्व लेंगे। कैसे लेंगे? किसी व्यक्ति का अभियोजन को या तो साधारणता या उन अपराधों में एक से अधिक के बारे में जिसमें उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है, किसकी अनुमति से लेंगे? उस न्यायालय की अनुमति से लेंगे इसमें यह अपराध का विचारण किया जा रहा है। अब मान लीजिए वापस ले लिया तो उसका प्रभाव क्या होगा? यदि चार्ज फ्रेमिंग से पहले अगर उसे वापस लिया जाता है तो उसको क्या किया जाएगा? उसको उस अभियुक्त को डिस्चार्ज माना जाएगा। और अगर चार्ज फ्रेमिंग के बाद उस अपराध को वापस लिया गया है, उस मुकदमे को वापस लिया गया है, तो उस कंडीशन में उसको एक्विट माना जाएगा। यानी ही शैल बी एक्विटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस और ऑफेंसेस। अब नीचे प्रोविजन लगा के प्रोवाइडेड दैट was where such offence was against any law relating to a matter to which the executive power of the union extends was investigated by the Delhi Special Police Establishment under the Delhi Special Establishment Act 1946, involved the misappropriation or destruction of damage to any property